नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक के बाद एक अहम फैसले लिए और लॉकडाउन में फंसे छात्रों और श्रमिकों के लिए घर वापसी को संभव कर दिखाया, इस बात की खूब सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कोविड-19 टीम 11 के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने आज चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने आज आदेश दिया कि प्रदेश में L1, L2, L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52,000 नए बेड की व्यवस्था की जाए। इन 52,000 का ब्रेकअप यह है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में L1 जो अस्पताल है उनमें 10,000, L2 अस्पताल में 5,000 और L3 अस्पताल में यानी वेंटिलेटर युक्त जो व्यवस्था है वो 2,000। फिर से मैं बता दूं, L1 अस्पताल में 10,000, L2 जहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है वहां 5,000 और जहां वेंटिलेटर होगा हर बेड पर वहां 2,000, यानी 17,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ाने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ 35,000 उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में कहा है, यानी 17,000 और 35,000 कुल 52,000 होता है। और जो 35,000 का ब्रेकअप है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, उसमें 20,000 L1 लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर, जो है 10,000 जो है L2 लेवल पर यानी ऑक्सीजन युक्त और 5,000 वेंटिलेटर युक्त और बढ़ाने के लिए उन्होंने आदेश। वहीं सीतापुर में नोडल अधिकारी रोशन जैकब के आदेशों का प्रशासनिक अधिकारियों ने माखौल उड़ाया है। एसडीएम सदर, सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य कर्मियों ने आदेशों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी चलाई। दरअसल नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने अनियमितता पाए जाने पर एक हॉस्पिटल को सीज करने का आदेश दिया था, लेकिन हॉस्पिटल सीज करने गई टीम ने हॉस्पिटल को सीज नहीं किया, सिर्फ हॉस्पिटल जाकर खानापूर्ति की गई। वहीं बरेली जिले में कोरोना संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आया। कोविड लेवल 2 अस्पताल में भर्ती नगर निगम क्षेत्र के हजियापुर निवासी कोरोना संक्रमित मरीज ने मंगलवार देर रात दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को शव गृह में रखवाकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। आपको बता दें, मृतक युवक ने बीते 25 अप्रैल को ही जांच कराई थी, जिसके बाद 27 अप्रैल को उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वह पहले से मधुमेह का मरीज था और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। संक्रमित युवक बिना डिग्री के एक अस्पताल में मेडिकल प्रैक्टिस करता था, तो साथ ही टीबी डॉट्स सेंटर भी चलाता था। कुछ दिनों पहले बरेली को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अचानक से सोमवार को युवक को संक्रमित पाया गया था। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। उधर एटा शहर के मध्य एक डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं के चलते यहां भर्ती लोगों में रोष व्याप्त है। इससे घबराकर सोमवार को महिला समेत 4 लोग भाग गए। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि एक महिला और एक व्यक्ति लौट आया, जबकि 2 की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्वारंटीन किए गए लोगों की अगर माने तो क्वारंटीन सेंटर में गंदगी की समस्या के चलते मच्छरों की भरमार है और इससे भर्ती संदिग्ध चैन की नींद नहीं सो पा रहे।
आपको बता दें, देर रात करीब 1 बजे बिजली चली गई। कॉलेज कर्मियों ने थोड़ी देर के लिए जनरेटर चलाया, लेकिन वह भी करीब 2 बजे दम तोड़ गया और ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से 4 लोग भाग गए। इनमें से एक महिला और युवक शीतलपुर के हैं, जबकि तीसरा अलीगंज और चौथा औरनी का है। सुबह जब लोगों की गिनती हुई तो 4 लोग कम निकले और इस पर वहां हड़कंप मच गया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर जीडी घिडोलिया ने इसकी जानकारी सीओ राजकुमार को दी। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो 2 लौट आए, पर 2 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं इटावा के थाना क्षेत्र भरथना के अंतर्गत ब्रजराज नगर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सूचना के बाद भरथना पुलिस सक्रियता दिखाते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 28 तारीख को रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ला ब्रजराज नगर कस्बा भरथना में एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना उसके पिता द्वारा कारित की गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस व मेरे द्वारा मौके पर जाकर पूछताछ कर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि जो पीड़ित बालिका है उसकी मां अपने 2 बड़ी बेटियों के साथ दिल्ली एनसीआर रीजन में रहकर काम करती है और उसको पीड़ित बालिका ने जरिए फ़ोन बताया कि उसके साथ एक घटना हुई है। तब उसने पड़ोस की एक महिला को फ़ोन किया वहीं दिल्ली से और जिसके माध्यम से पुलिस को जानकारी हुई। चूँकि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित बालिका का मेडिकल करा के उपचार कराया जा रहा है और आरोपी पिता को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जाँच करी जा रही है। प्रारंभिक तौर पर पीड़ित बालिका का कहना है कि उसके साथ 1-2 बार उसने पूर्व में भी किया है, तब वह किसी को सूचित नहीं कर पाई थी, परंतु इस पर यह जांच का विषय है। जांच के बाद जो पूर्ण तथ्य हैं वो सामने आएंगे। जनपद इटावा में कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पूरा मामला जनपद इटावा के थाना क्षेत्र भरथना का है, जहां पर कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया है। पीड़ित लड़की ने पूरे मामले की शिकायत भरथना पुलिस से की है, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहनता से जांच की है। जांच करने के उपरांत पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की के तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं आरोपी पिता की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल परीक्षण आने के बाद मामले पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित नाबालिग लड़की का आरोप है कि मेरा पिता पूर्व में भी ऐसी शर्मनाक करतूत मेरे साथ कर चुका है। सनत तिवारी, ANB न्यूज इटावा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी बाजार से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट गायब नहीं हो सके हैं। तमाम दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए चोरी छिपे गुटखा बेच रहे हैं। ताजा मामला मथुरा की गोवर्धन तहसील से सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक थोक विक्रेता खुलेआम पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट बेच रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। बुधवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिला संचारी रोग अधिकारी डॉक्टर KP त्रिपाठी के मुताबिक दोनों मरीज KGMU के ट्रामा सेंटर के ICU वार्ड के संक्रमित नर्स के घर के पड़ोसी बताए जा रहे हैं और इसके चलते प्रशासन ने नखास के कटरा रमजान बेग के सील इलाके का दायरा बढ़ा दिया है। अब नर्स के घर से 300 वर्ग मीटर का दायरा सील कर दिया गया है। पहले यह दायरा 200 वर्ग मीटर था। आपको बता दें, बीते मंगलवार को भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। पहला मरीज संक्रमित नर्स के परिवार का ही सदस्य निकला, तो वहीं दूसरा केसरबाग के सुजा रोड स्थित एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। राजधानी में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 217 हो चुकी है। अब तक 2 की मौत और 61 लोग ठीक हो चुके हैं।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईएएस अफसर आलोक कुमार को आगरा में मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर नोडल अधिकारी आलोक कुमार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ में लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को भी आगरा जिला मुख्यालय में आलोक कुमार ने जिले भर के सीएमएस, सीएमओ, एडीजी अजय आनंद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में घंटे भर बैठक करके दिशा निर्देश जारी किए। तो वहीं आगरा में मरीज की मौत पर जांच भी शुरू हो चुकी है। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने मामले की जांच शुरू करवाई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के पॉजिटिव होने की भी जांच शुरू हो चुकी है। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। रणनीति जो है उसके 3 मुख्य अंग हैं। एक तो है कि जो पॉजिटिव टेस्ट हैं उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, उनकी सख्ती से लॉकडाउन का एनफोर्स कराया जाए और जो वहाँ पर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनका सैंपलिंग कराया जाए और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। तो टेस्टिंग के लिए हमने कल बात की थी लखनऊ में। उन्होंने कहा है कि अब इस हफ्ते 200 सैंपल प्रतिदिन वो जो है लखनऊ भी टेस्ट करेंगे, यहाँ के अलावा टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। और सैंपल के लिए जो हमारे लोग क्वारंटाइन में आए हैं उनकी सैंपलिंग में तेज़ी लाई जाएगी, ताकि जो लोग जो 14 दिन पूरा कर चुके हैं उनकी सैंपलिंग करके उनको जल्दी से उनको हम वहाँ से टीम बनाया है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें जो डेथ हुई है, जैसे आज खबर छपी है, तो जो लखनऊ से अधिकारी आए हैं उनको एक जांच के लिए कहा है, शाम तक जांच आके आएगी उस पेशेंट का इलाज ठीक से हुआ था नहीं हुआ था। दूसरा, कुछ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, उसकी भी जाँच करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ में वो केसेस कैसे आए, ये करेंगे। और तीसरी बात है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग आज से प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे, वो बना रहे हैं, वो सब दिया जाएगा। 11 बजे बैठ के सारे सीएमओ रहते हैं, सीएमएस रहते हैं और जो हमारे 2 डॉक्टर एज नोडल अफसर्स भेजे गए उनके साथ बैठ के एसएसपी डीएम रहते हैं। एक एक केस हम लोग एनालाइज करते हैं कि उनका सोर्स क्या है, उनके बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है और उसके साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं कि सबको खाना पहुंच रहा है, राशन सबको टाइम पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। कंट्रोल रूम में हमारी जितनी भी फ़ोन कॉल्स आती हैं, कुछ जैसे कि लंच के बारे में आती हैं, कहीं दवा मिल रही है नहीं मिल रही है, तो कंट्रोल रूम में जितने 400-500 फ़ोन कॉल्स आते हैं उसका भी कैटेगराइजेशन करा के हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि देखिए हमारा पर्पस है एज नोडल अफसर्स कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को उनके मदद में हम लोग अपना इनपुट दें और उनको फैसिलिटेट करें। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर मीटिंग के बाद एक टास्क सबको दे दिया जाता है और उसके तत्पश्चात हम लोग कोई ना कोई क्वारंटाइन सेंटर जाते हैं, आइसोलेशन सेंटर देखने जाते हैं, जहाँ माइग्रेंट हमारे आके बाहर से ठहरे हुए जिनको 14 दिन के रोका गया, एक वो सेंटर भी हम लोग जाके देखते हैं। इस तरह से प्राय रोजाना एक न एक फैसिलिटी हम लोग देखते रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपदों में भेजा जा रहा है। सोमवार की रात से यह क्रम शुरू हुआ है, जो कि आज यानी कि बुधवार तक जारी है। और इसी बीच प्रयागराज से 25 छात्र छात्राओं को लेकर कुशीनगर जा रही रोडवेज की बस अयोध्या में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार पुलिसकर्मी और ड्राइवर समेत 27 लोग घायल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को कुशीनगर लेकर जा रही बस की अयोध्या में हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों का समुचित इलाज कराने और सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं। करते हैं पीसीएस की, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है। वहाँ से हम लोग चले हैं 11:30 बजे से बस चली थी वहाँ से, और 4:10 पे खजुराहा और खजुराहा के आसपास में ये एक्सीडेंट हुई थी सुबह में। उसके बाद हम लोग पुलिस पे 100 नंबर फ़ोन किए, उसको बुलाए। उसके बाद वहाँ था वहाँ लोग पर कोई मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पे हम लोग व्यवस्था नहीं हो पाया, इसके कारण वहाँ पे यहाँ पर रिफर किया गया फैजाबाद में। किस वजह से पलटी है बस? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर ये ट्रक के सामने खड़ी थी, उसमें जाकर ड्राइवर ने मार दिया। आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब बीकापुर में एक बस जो प्रयागराज से छात्रों को लेकर के कुशीनगर जा रही थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक चलती हुई ट्रक में पीछे से बस ने रैम किया था। बस पलटी नहीं थी, लेकिन उसके ड्राइवर को और उसमें बैठे हुए 10 छात्रों को उसमें
चोट आई है। ये सभी चोट जो है वो गंभीर प्रकृति की नहीं है, घातक प्रकृति की नहीं है। ड्राइवर का जो है घुटना, उसमें उनको ज़्यादा चोट आई है, घुटने का फ्रैक्चर हुआ है। और बाकी बच्चे जो हैं, बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं, उनको कुछ ब्लीडिंग हुई है, लेकिन सभी की चोटें सामान्य प्रकृति के हैं, कोई घातक चोट किसी को नहीं है। सभी लोगों को सुबह 6 बजे तक अस्पताल पहुंचा दिया गया था और उनको सबको ट्रीटमेंट मिली है। अभी मैंने स्वयं अस्पताल जाकर के इसका निरीक्षण भी किया है और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो किसी को कोई घातक चोट नहीं है। जैसे जैसे वो लोग डिस्चार्ज करने लायक होंगे, उनको डिस्चार्ज करके और बच्चों को घर भेज देंगे। थैंक यू। वहीं अमेठी से स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने वन विभाग से बिना अनुमति और बगैर टेंडर लिए सरकारी हरा पेड़ कटवा दिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पेड़ कटवाने का आरोप सीएमओ के ड्राइवर पर लगा है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ऑफिस के पुराने भवन में एक नीम का पेड़ काटा गया है, क्या है पूरा मामला? नीम के पेड़ का संज्ञान नहीं है इधर, मैं ले जाकर के दिखवाता हूँ, जांच कराता हूँ। जांच करवाने के बाद जो है आरोपियों को दोषी किया जाएगा? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर एटा से है, जहां जीटी रोड स्थित डॉक्टर हरिओम गुप्ता के मेडिकल स्टोर पर नकली दवा बेचने का आरोप लगा है। तो वहीं युवक ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर के दुकानदार को कोतवाली नगर भेज दिया। दरअसल यह मामला जीटी रोड स्थित डॉक्टर हरिओम गुप्ता के क्लिनिक का है। एक युवक ने उस समय क्लिनिक पर हड़कंप मचा दिया, जिस समय उसने डॉक्टर हरिओम गुप्ता के क्लिनिक के अंदर बने मेडिकल स्टोर पर नकली दवाई बेचने का आरोप लगाया। तो वहीं 112 नंबर पर फोन कर युवक ने क्लिनिक पर पुलिस को भी बुलाया। इसके बाद मेडिकल स्टोर पर बैठे दुकानदार को पुलिस ने कोतवाली नगर भेज दिया। तो वहीं युवक आदिल ने बताया कि उसकी भतीजी के लिए दवाई कल डॉक्टर साहब से लेने आए थे, जिसमें डॉक्टर साहब ने पर्ची पर जो दवाई लिखी उससे अलग दवाइयां इस मेडिकल स्टोर वाले दुकानदार ने हमको दे दी। जब हमने इस मामले में आज मेडिकल स्टोर वाले से कहा तो उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। वहीं आरोपी ब्रजेश वर्मा ने बताया कि आदिल के लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां लिखी थी, दवाइयां वही है, लेकिन कंपनी अलग है। पुलिस लाई है आपको यहाँ पर? मैंने एक शिकायत करी थी डॉक्टर हरिओम गुप्ता के यहाँ। कल हमने अपनी भतीजी को दिखाया था। अच्छा। दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी। दवाई लिखने के बाद हमने मेडिकल से दवाई ली, मेरी मम्मी ने दवा ली। हाँ। दवाई जो लिखी थी वो ना दे करके दूसरी कंपनी जैनदेव की दवा दे दी गई, नकली। अच्छा। एक भी दवा उसमें असली नहीं है। एक दवा सीवनिक की है, वही केवल असली दी गई। नहीं, तो किसने वो नकली दवा दी? किसने? दवाई देने वाले ये मेडिकल वाले। क्या बात हुई है आज? किस बात पे जो है बहस हुई है? बात ही हुई है कि डॉक्टर साहब दवा लिखी थी, वो लॉकडाउन चलती हुई मिल नहीं रही है, तो दूसरी कंपनियों की दवा दे दी। साल्ट फार्मूला वही है, तो उसी वजह से वो हुआ था। वैसे इसी वजह से आप जो है एक आरोप ये भी कि आप जो है दवा की पर्ची नहीं, बिल नहीं दे रहे थे? नहीं, बिल दे रहे हैं। बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल दे रहे हैं, देने को तैयार है। अभी बिल दे रहे हैं, जीएसटी है पक्का बिल। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ में सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल सत्य है। कोरोना का ना अभी कोई इलाज है, ना कोई टीका है, और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं। उसी कड़ी में प्लाज्मा थेरेपी उसी कड़ी का एक अंग है। अभी उपचार के रूप में इसे ना WHO ने मान्यता दी है, ना भारत के ICMR ने मान्यता दी है, और ये अभी केवल उपचार क्या कहते हैं, रिसर्च की है, और इसमें चिकित्सक अपने अपने अनुभव के अनुसार कर रहे हैं प्रयोग, लेकिन अभी इसको कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में भी अब जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिला हॉस्पिटल, उन सब में अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसका कोरोना का टेस्ट होगा, ऐसा कुछ संज्ञान में? निश्चित रूप से देखिए, जो भी चिकित्सालय आ रहे हैं, क्योंकि चिकित्सकों को और चिकित्सालय में जो अन्य कर्मचारी हैं उनको बचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लड़ाई की जो प्रथम पंक्ति है वो हमारे चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अगर कोई
संक्रमित मरीज आ गया, उसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल हमें बंद करना पड़ेगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि चिकित्सालय में जो भी मरीज भर्ती होंगे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जो गंभीर मरीज से आएंगे। वहीं नोएडा से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के तमाम कर्मचारियों ने कोरोना से अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट समेत तमाम उपकरणों की मांग को लेकर डीएम सुहास एलवाई से मुलाकात की। मैं हाउस की सफाई का काम करता हूँ जी। क्या दिक्कत है सर? हमें दिक्कत नहीं है, केवल मास्क सर एक पिन्नी से पैरा दी जाती है, किट भी नहीं है पूरी में, केवल इतनी हाफ में ही है, केवल उसी पैर का बोला जाता है। बोले कोरोना वाले पेशेंट के सामने जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और उसके अंदर जाएंगे तो हमें शोषण किया जा रहा है जी। बोले और सबको बचे हुए आप ही लोगों को नहीं दिए गए? वो केवल स्टाफ वाले के लिए भी दिया जाता है, बोले जब पेशेंट आता जब, नहीं तो उससे पहले नहीं दिया जाता केवल। और जो डॉक्टर हैं वो अपने घर तक के पैर का आते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो गाड़ी में से उतरेंगे बाद में, पहले किट उनके ऊपर होती है जी। हम इतने बुरे हो गए जी, हमें किट नहीं मिल रही। हमारी डिमांड कुछ नहीं है साहब, हम ये चाहते हैं जी हमें किट भी मिले। नगर में अभी तक 79 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होके अपने घर जा चुके हैं। 55 एक्टिव केसेस आज की तारीख में पेंडिंग है। हमारी उम्मीद है कि जो 55 बची हैं तो उनको भी शीघ्र इलाज करते हुए घर भेजा जाए। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं, हमें सावधान रहते हुए आगे बढ़नी चाहिए। कभी भी पैनिक करने की ज़रूरत कतई नहीं है। प्रशासन द्वारा ऐसे सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना के कर्व को नियंत्रण में ला सकेंगे। लॉकडाउन अभी पूर्णतया लागू है। हमें ये बैलेंस बना के चलनी होगी कि आवश्यक वस्तु सामग्रियों का आपूर्ति हम करते रहेंगे, परंतु लॉकडाउन को भी सख्ती के साथ पूर्णतया अनुपालन कराएंगे। सर, बैंक में हॉस्पिटल की कुछ कोरोना योद्धा, उनसे आज हम मुखातिब हुए, से वार्तालाप की गई और वह संपूर्ण रूप से संतुष्ट है। उनकी बात जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बात थी। अतः जो CMS है, चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, उनको भी निर्देशित किया गया कि इनको एक तो समस्त प्रिवेंटिव उपकरण, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकता है, अन्य उपकरण हो सकता है, उनको तत्काल प्रोवाइड कराने के लिए उनका कहना था कि प्रोवाइड करा दिया गया है, बट उसको सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहाँ जाके मौके पर सत्यापन कराने के लिए निर्देश। वहीं जनपद कानपुर देहात में लॉकडाउन के कारण बैंकों में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए माइक्रो ATM की सुविधा से घर पर ही ग्रामीणों को रुपए निकासी की सुविधा मिल रही है। यहां योजना से लाभान्वित लाभार्थी और ग्रामीण धन निकासी कर रहे हैं। सुविधा और काम में तेजी का ही असर रहा कि आधार आधारित रुपए निकासी प्रणाली में 25 अप्रैल को कानपुर देहात को देश में दूसरा स्थान मिला है। CDO जोगिंदर सिंह ने बताया कि डाक विभाग के साथ विकास भवन की टीम को गांव में उतारा गया है, जिससे ग्रामीणों को घर पर ही माइक्रो ATM से धन निकासी की बेहतर सुविधा मिली और इसके चलते जनपद को देश में दूसरा और सूबे में पहला स्थान मिला है। जो महामारी का ये प्रकोप जो चल रहा है उसके तहत जो सरकार द्वारा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PM-CM कल्याण योजना के तहत काफ़ी धनराशि खातों में जमा कराई गई थी लाभार्थी के रूप में, और उसका रूप ये आया कि लोग इस धनराशि को निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगा रहे थे। तो वो एक तो हमारी सोशल डिस्टेंस को भी प्रभावित कर रहा था, कहीं ना कहीं इसका जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का चांस था वो बढ़ गया था। उसी के तहत जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर हमारे जितने भी ग्राम सचिव हैं उन्होंने, हम लोगों ने एक रोस्टर बनाया कि किस ग्राम पंचायत में जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का बंदा है कितने बजे जाएगा और किस तारीख को जाएगा। उसी के तहत हम लोगों ने उनकी जो पैसे की जो लिमिट थी वो 50,000 रुपये बढ़वाई। उसी के तहत ग्रामवासियों में मुनादी करा के एक दिन पहले और स्कूल परिसर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन और साबुन की व्यवस्था करके ये पैसा निकासी का कार्य चालू कराया। आज हम लोग लगभग 3 करोड़ रुपया डिस्पर्स कर चुके हैं माइक्रो ATM के। मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है
और माइक्रोटेक एटीएम की सुविधा की वजह से हमें बहुत और आसानी से पैसा मिल रहा है और जिससे बैंक में भीड़ लगाने की हमें आवश्यकता नहीं हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग अब मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं। मुसलमानों से फल, सब्जी या अन्य सामान लेने में लोग परहेज कर रहे हैं और दूसरों को उनसे खरीदारी न करने की सलाह दे रहे हैं। कई क्षेत्रों से मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आ चुकी है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां आम नागरिक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण शरण ने एक सब्जी वाले को मुस्लिम बताकर वहां से भगा दिया। भाग कहाँ रहे वे? भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम है? बताओ अपना नाम क्या है बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। झूठ क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो। अबे राले झूठ क्यों बोलता है तू? हम अब नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना है यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। के अपना नाम झूठ बोलते। भाग कहाँ रहे बे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जान से मारने की धमकियां आई थी और परसों मेरे फेसबुक आईडी को हैक किया गया था और उसी के तहत हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो निकलते हैं उनसे नाम पूछा तो वो झूठ बोला। उसने अपना नाम जो है राजकुमार बताया और जबकि उसका नाम रहमुद्दीन है। तो ऐसे में उसका परिचय जानने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों ने पहले पूछा कि नाम पूछा वहाँ पे बेचने वाले जो निकल रहे। चूँकि मुझे आतंकी धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली। आप मेरे जनपद के एसपी से बात कर सकते हैं, वहाँ पे मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है इस बात को लेकर। तो इस वजह से पूछा उसने नाम। तो जब लोगों के सामने आते हैं टेलीविज़न के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सब्जियों में पेशाब छिनक रहे हैं या थूक चाट के फलों को रखकर बेच रहे हैं, तो ऐसे में लोग भयभीत हो जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।